उत्तराखंड भारत का एक छोटा राज्य है। यहाँ की बीजेपी सरकार यूसीसी विधेयक लेकर आई है, जिसके काफी चर्चे भी हो रहे हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी ये विधेयक उत्तराखंड में ही क्यों लेकर आई है, जबकि भारत के लगभग 17 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकारें हैं। उत्तराखंड की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये एक तरह से हिंदू स्टेट है। यहाँ 4 धाम है, देवस्थली है, देवभूमि है। एक तरह से ये हिंदुओं का गढ़ है। छोटी सी मुस्लिम आबादी है जो कि मैदानी इलाकों में रहती है, और इसलिए कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि यूसीसी के प्रयोग के लिए बीजेपी ने बहुत ही सावधानी पूर्वक उत्तराखंड का चयन किया है, क्योंकि यहाँ यूसीसी के मुद्दे पर कोई व्यापक विरोध जैसी गुंजाइश नहीं दिखती। हालांकि इसके बावजूद हल्द्वानी में हिंसा हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो क्या प्रदेश के मुस्लिम यूसीसी से नाराज हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कई सवाल हैं, और खास करके तब जबकि हल्द्वानी में हिंसा भी हुई है, लोगों की मृत्यु भी हुई है, और यूसीसी आखिर क्यों उत्तराखंड में ही ये बिल लाया गया और इसे लागू किया जा रहा है। कुछ सवाल और भी हैं जो कि हम चाहते हैं कि अपने स्ट्रेट टॉक के जरिए इन सवालों का जवाब तलाशें और अपने एक्सपर्ट्स की राय से इस मुद्दे को समझने की कोशिश की जाए। ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता ये लागू हो जाने के बाद प्रदेश में क्या बदलाव आ जाएंगे। बीजेपी ने यूसीसी बिल के लिए उत्तराखंड को ही क्यों चुना है, और इस बिल से राज्य की जो जनजातियां हैं उन्हें क्यों बाहर रखा गया है। अगर समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, समान अधिकारों की बात हो रही है, तो फिर जनजातियों को क्यों बाहर रखा गया है, और क्या मुस्लिम समुदाय इस कानून को सहजता से ले रहा है। हिंदू समुदाय के लिए भी यूसीसी के बाद क्या बदलाव आ जाएगा, इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट है दिल्ली से ताहिरा हसन जी। ताहिरा मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया, पहले भी काफ़ी चर्चे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, तो वहीं से मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एक मूड था पहले से ही कि यूसीसी आएगा तो मुस्लिम समुदाय से लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। क्या आप इस घटना को यूसीसी से जोड़कर देखती हैं, या फिर आपका आकलन इंटायरली डिफरेंट? नहीं, देखिए, मैं लखनऊ से हूँ नेहा। जी, माफ तो कीजिएगा जी। जी जी जी, मैंने कहा कि नहीं, देखिए, मैंने यूसीसी पे जो बात हो रही है, मैंने सभी बहुत से चैनल्स पे ये बात कही। यूसीसी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है। मुस्लिम्स से तो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने तमाम चैनल्स पे रिक्वेस्ट भी की कि आप इससे अभी मत बोलिए, सामने आने दीजिए मसौदा, जैसे उत्तराखंड में आ गया है। जी। अब ये बताएंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि सेलेक्टिव सिविल कोड है। पहली चीज, एक कानून की बात कर रहे थे। जी। जब आप ट्राइबल्स को उससे एग्जम्प्टेड रख रहे हैं, तो आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स मल्टीपल वाइफ रखते हैं, तो क्या ये जेंडर जस्टिस के सवाल को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है? क्या महिलाओं के, जब हम बार बार कह रहे हैं कि जो पर्सनल लॉज है उनको कोडिफाई किया जाए, जो रिग्रेसिव डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है पर्सनल लॉज में, उनको रिफॉर्म किया जाए, जी। तो यहाँ पर तो रिफॉर्म की बात छोड़ दीजिए। क्या ट्राइबल महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है? क्या ट्राइबल महिलाओं पे जो असॉल्ट हो रहा है वो असॉल्ट नहीं है? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह का है? फिर देखिए, हिंदूज में मिताक्षरा ब्रांच है हिंदू धर्म की, तो उसमें जो है लड़कियों को नहीं देते हैं प्रॉपर्टी में राइट, इनहेरिटेंस राइट नहीं है। तो वहां पे क्या होगा? ज्वाइंट फैमिली में जो टैक्स रिलैक्सेशन है हिंदू लॉ में, उसका क्या होगा? है ना? तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए पोलराइजेशन को रोका जाना चाहिए। मैं कहती हूँ पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है जी। आपको सबका सवाल है, इसमें क्रिश्चियंस का भी सवाल आएगा जी, इसमें हिंदूज का भी है, इसमें ट्राइबल्स को अलग कर दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ हुआ? और दूसरी बात, गोवा सिविल कोड जो है उसको पढ़िए ने आप, उसमें जो हिंदू आदमी है, पुरुष है, वो दूसरी शादी कर सकता है अगर 30 साल की उम्र तक उसकी पहली पत्नी बेटा नहीं देती। इससे ज्यादा वीमेन डिग्निटी पे असॉल्ट कहाँ है? ये भी जेंडर जस्टिस के सवाल को
सॉल्व नहीं कर रहा है, उस इश्यू को हल नहीं कर रहा है। जब पेट्राकी इज डीप रूटेड इन सब में, तो आप जो धामी जी ने किया है सीएम ने, वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए ना। सरकार बात कर रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कानून जी, इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। और खासकर महिलाओं की बात थी कि उनकी अस्मिता को ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तो कहीं अस्मिता का आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने ट्राइबल, हमारी महिला इसी देश की नागरिक है, आपने उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, अब सेलेक्टिव सिविल कोड पे बात हो, सब सेलेक्टिव ले आएंगे, फिर वो कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे ये हो रहा है तो हमारे यहाँ ये कहा गया है, तो हमारे यहाँ जो है, चाहे वो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है वो भी रख दीजिए, एग्जम्पेट कर दीजिए, हमें भी हटा दीजिए, उसको यूं से निकाल दीजिए, तो फिर कौन रहेगा इसमें? तो अपने कहेंगे नहीं भी हम नहीं मानते, फिर कौन रहेगा इसमें, सेलेक्टिव सिविल कोड में? तो क्या ये सांकेतिक है सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह से आपने यहाँ पर बातें तथ्य रखे इस बिल से जुड़े हुए, खास करके हिंदू समुदाय में भी जिस तरह से एक पुरुष प्रधानता वाली कुछ रीतियां हैं, रिवाज हैं, और क्या वहाँ पर कितनी जो स्वीकार्यता इस कानून को लेकर होगी? तो विरोध के स्वर तो उठेंगे, चाहे वो जनजातियों को इससे अलग रखा गया है। ताहिरा मैम, क्या ये सांकेतिक है और क्या इसको विपक्ष इस तरह से लोगों तक सच्चाई पहुंचा पा रहे? कहीं ना कहीं बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश भी करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हम देखिए, हम सबको समान अधिकार की बात करते हैं और हम यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी अपना काम करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी है और मेरा कहना उसे करना चाहिए। वो कोई एनजीओ नहीं चला रहे। और अपोजिशन क्या कर रहा है, सवाल ये होता है, उसको ले जाना चाहिए, उसको पोलराइजेशन नहीं होने देना चाहिए। उसे ये नहीं करना चाहिए नहीं ये मुस्लिम क्या, अरे भाई पहले आप बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे? ज्वाइंट फैमिली में टैक्स रिलैक्सेशन को कैसे देखेंगे? क्या मान जाएगा हिंदू धर्म के वो लोग जो बिजनेस ज्वाइंटली कर रहे हैं? क्या वो कम्युनिटी मान जाएगी? क्या मिताक्षरा जो है उनका वो नहीं मान जाएगी? क्या मामा भांजे की शादी साउथ में रोक देंगे आप कैसे करेंगे? उसमें कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे आप? ये आप बताएं। फिर आप हम ट्राइबल महिलाओं को किनारे कर दिया आपने, ट्राइबल महिलाओं पे जो असॉल्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ समय इलेक्शन से पहले का एक वो है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, पूरी तरह से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? महिलाओं के जो हक और हुकूक की बात है, जेंडर जस्टिस की बात है, वो तो हो नहीं पाएगी इसमें। जब जेंडर जस्टिस की बात आप कर ही नहीं रहे महिलाओं की, तो फिर क्या होगा इसमें? महिलाओं को कैसे फाइनेंशियली बेहतर किया जाए, महिलाओं के लिए कैसे जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है उनको रोका जाए, इस पे बात हो। जो कानून ऑलरेडी हमारे पास हैं, चाइल्ड मैरिज, डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, उनको ठीक से इम्प्लीमेंट हो। निर्भया के बाद जो मजबूत कानून बना है, बहुत ही मजबूत, मैं तो कहती हूँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। वो तमाम चीजें हैं, उस पर काम होना चाहिए। कि उत्तराखंड को ही क्यों चुना बीजेपी ने? आपको क्या वजह लगती है कि इस राज्य का चयन बीजेपी ने किया यूसीसी के लिए? देखिए, जैसा आपने पहले ही बताया कि वहां पर मेजॉरिटी में हिंदूज हैं, तो उन्हें लगा। लेकिन ये बात जैसे मैं कहूंगी कि जिस वजह से भी चयन किया हो, लेकिन अगर ये भी बात उनके दिमाग में थी तो सही नहीं है, क्योंकि आगे चल के उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैंने बताया आपको, टैक्स रिलैक्सेशन वाला बात जो है उसमें आएगी, क्योंकि उन्होंने देखिए जिस तरह से रखा, उसमें बहुत सी चीजें स्टिल नॉट ओनली कंसर्निंग टू मुस्लिम्स बट टू अदर कम्युनिटी, हिंदूज ऑल्सो, तो वहां पर कंसर्ट कर रही है। पेट्राकल है, जैसे उन्होंने कहा लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो चलिए रजिस्टर करिए, नॉट बैड, आप रजिस्टर कर दीजिए, उससे ये है कि उनको राइट्स मिल जाएंगे, ये बातें कह रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसा ना हो, एक साइड ये भी सोच रहा है कि कहीं इसको लव जिहाद का वो ना करे, एंगल ना दे, तो ये एक एंगल है इसमें। देखिए, ये एंगल है कि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है इसको दूसरा एंगल दे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो तो कहता है कि 18 साल के लड़के लड़की जो है वो वोट दे सकते हैं, वो देश का भविष्य तय कर सकते हैं, तो वो अपना लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चुन सकते? उन्हें अधिकार है चुनने का, वो लिव इन में रहे या शादी करके रहे, देयर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड
व्हाट दे वांट। तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमारी यंग जनरेशन जो है वो इसको इस तरह से उसके ऊपर भी बहुत इसका असर नहीं आएगा कि वो बहुत इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि ये उसको क्या अप्रिशिएट बहुत नहीं करेंगे हमारी जो युवा पीढ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत फायदा होगा। ओवरऑल उन्होंने कर दिया है कि हम शुरू कर रहे हैं, ये बात हो सकती है कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट जो उन्होंने किया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं किया ना जी। भाई। ट्राइबल सिर्फ वही नहीं, ट्राइबल्स तो हमारे राजस्थान में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी है ना सब। तो ट्राइबल्स को नॉर्थ ईस्ट वगैरह तो छोड़िए, पहले तो इस साइड में भी है, एमपी भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है जी। हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो आप तो वहां की महिलाओं के बारे में क्या सोचा? जब कह रहे हैं कि आधी जमीन को हम सोच रहे हैं, तो उन महिलाओं के बारे में क्या सोचा? ये भी एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कि आप इसमें से हिंदू मुस्लिम महिलाओं को कह रहे हैं, तो उनका भी रिड्रेसल कैसे होगा, क्या होगा जी? सिर्फ इस तरह से कि आपने कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, शादी मतलब हो अपनी तरीके से सब करे, तलाक में होगा तो ट्रिपल तलाक इन वन को तो पहले ही से हट गया है। अब वो कहाँ है जी? चाइल्ड मैरिज पहले से अबेंडेड कर दी गई है, वो इलीगल है, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं, बट स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग। रिमोट एरियाज ले लीजिए आप, विलेज में, वहां पे आज भी हो रही है, सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं, सभी कम्युनिटीज में हो रही है। तो आपको क्या वजह लगती है मैम? जी मैम, आपको क्या वजह लगती है कि आदिवासी समुदाय को इससे हटाया गया है? क्या बीजेपी जो आदिवासी समुदाय है उसको अपना मजबूत वोटर की तरफ देखना शुरू कर चुकी है, खास करके जब पिछली विधानसभा की जो चुनाव रहे कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिस तरह से जीत हासिल हुई है, क्या इसी वजह से इस बिल में जनजातियों को अलग रखा गया? नहीं, बिल्कुल जनजातियों को अलग रखा गया है इसी वजह से कि उसको वो पॉलिटिकली वो देख रहे हैं, वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत विरोध होता है जी। कोई भी देखिए, जैसे भारत जो है ना, बहुत इसमें डिफरेंट कल्चरों से मिलके कंपोजिट कल्चर हम कहते हैं, तभी हम कहते हैं वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप चले जाइए, मैं ईस्टर्न यूपी में कह रही हूँ, ईस्टर्न यूपी में आप एक दो शहरों को छोड़ के तीसरे में जाइए, वहां कल्चर फर्क हो जाएगा, शादी के रीत रिवाज फर्क हो जाएंगे, खान पान फर्क हो जाएगा। लखनऊ का खान पान, जौनपुर का खान पान और गोरखपुर का अलग है, तो बलिया देवरिया का अलग है। ये मैं आपको इधर ही साइड बता रही हूँ। फिर आप अगर वेस्टर्न यूपी चले जाएंगे तो वहां बिल्कुल फर्क है, सारे तरीके फर्क है जी। इवन ईद में जिस तरह से सेवैयां बनती है, लखनऊ की सेवैयां और वेस्टर्न यूपी की शीर कोरमा बिल्कुल अलग है। तो ये आप, हमारा कल्चर साउथ में कुछ और कल्चर है हमारा, बिल्कुल तो अलग अलग हमारा कल्चर बदलता है। इतने सब कल्चर में, इतने सब डिफरेंसेस में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयारी के साथ लाएंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, लेकिन उसमें लिखा है कि आप इम्पोज नहीं कर सकते। आप उसकी तैयारी कीजिए पहले। ये तमाम कानून है, मुझे लगता है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है हमारे पास कानून, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट आ गया, इसको इम्प्लीमेंट तो प्रॉपरली कराइए, फिर उसके बाद माहौल बनाइए। ये क्या जो माहौल की बात कही आपने मैम, क्या ये माहौल बनाने की ही कोशिश तो नहीं कि बीजेपी यूसीसी के प्रति भी उतनी ही गंभीर है? हालांकि 10 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन यूसीसी का कुछ ठोस जो है स्वरूप हम सामने नहीं देख पाए हैं। तो क्या एक ये वजह भी तो नहीं कि यूसीसी के प्रति बीजेपी खुद को गंभीर दिखाना चाहती है, और जो 400 पार का नारा है उसमें इस बात पर भी लोगों को जोड़ा जा सके पार्टी के साथ? देखिए कि गंभीर है तो उसको बेहतर करना चाहती है महिलाओं की स्थिति को, तो इसमें कौन कुछ कह रहा है? एक लंबे समय से मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं, आप देखिए प्रोग्रेसिव महिलाएं कह रही हैं कि रिफॉर्म कीजिए पर्सनल लॉ में बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, जी राइट। तो आप उसको कीजिए, उसमें से रिग्रेशन। लेकिन आपने तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को ही हटा दिया, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ, मेरा कहना है जी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये तो सेलेक्टिव हो गया। अब हर तरफ से आवाज उठेगी ना,
जी। हर तरफ महिलाएं, देखिए किसी एक का रिलीजन में ऑप्रेस नहीं है, कास्ट में। विमेन पेट्रार्की इज डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी। वो अपनी गाइडलाइन बनाती है और उस गाइडलाइन के जरिए महिलाओं की आजादी को, उनकी स्वतंत्रता को कर्व करने की कोशिश करती है। जी। वो गाइडलाइन जो है, तो उस गाइडलाइन से हट के कोई बात नहीं करेगा। जितने भी नेतागण हैं जो पुरुष हैं, वो सब पेट्रियार्कल सोच के हैं। जी। तो वहां पे इस तरह, इसमें आप पार्टी वाइज भी मत लीजिए, वो भाजपा के हैं, वो कांग्रेस के हैं, तो वो सपा के हैं, तो वो बसपा के हैं। सोच महिलाओं के लिए सबकी एक है। जी। ये आसान नहीं है। जो बिल्कुल। कुछ भी महिलाओं ने पाया है, लंबे स्ट्रगल से पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ उन्होंने एक ये उनका ये कोई उसमें वो नहीं दिख रहा है कि जेंडर जस्टिस के इश्यू को वो एड्रेस करना चाहते हैं। मेन बात ये महिलाओं को समझनी होगी और अपोजिशन को ले जाना चाहिए था कि इसमें जेंडर इश्यू का कहीं कोई समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतने दबे स्वर में अपोजिशन रहा वहां पे उत्तराखंड में, क्योंकि वो खुद ही पेट्रियार्की उनके यहाँ बहुत डीप रूटेड है। जी। वो कहाँ उठाएंगे इसमें महिला की सवाल को, जेंडर जस्टिस पे इतना कहाँ वोकल होंगे जब उनके ही नेता कहते हैं कि महिलाओं की जो शादी की एज है वो कम रहनी चाहिए। बहुत से नेता बोलते हैं। अब आप बताइए, जब साइंटिफिक ये प्रूफ हो चुका है कि बायोलॉजिकल ये महिला को पूरी तरह से एक गलत डिसीजन है, वो वेल नरिश्ड, उसको फॉरेनली एक्सपोज हो जाती है प्रेगनेंसी को। जी। फिर उसको उस बीमारियां उसको एनेमिक हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी बढ़ती है, वायलेंस को फेस करती हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो देखिए महिला कितना ही प्रताड़ना झेल रही होती है। 20-22 साल की महिला मैं गांव में यहाँ देखती हूँ, आपको लगेगा 40 साल की है ये। इस हालत में पहुंच जाती है। तो पुरुषों को क्या, वो कह रहे हैं जल्दी कर दीजिए, 12 साल 15 साल में होती है। हमारे मजहब में, कहीं मजहब में, किसी रिलीजन में नहीं लिखा। जी। इन ह्यूमन जो है होना, वो किसी मजहब का हिस्सा नहीं है। अपने समय के साथ चेंज होता है। आपको साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें जनता में, इस पे एम्फेसिस होनी चाहिए, ना कि आप पीछे ले जाने की बात करें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो फिर अगर तुष्टीकरण की, पॉलराइजेशन की जो बात आप कह रही हैं, क्या यूसीसी के सहारे की जरूरत बीजेपी को है? देखिए, बीजेपी के उसमें मैनिफेस्टो में यूसीसी भी था। देखिए, अब उसको, उनको लग रहा होगा कि इस बार अब इसको लाएं, लेकिन लाने के लिए वो पॉलिटिकल विल चाहिए ना। वो पॉलिटिकल विल मुझे नहीं दिख रहा है जी। कि आप महिलाओं के लिए बेहतरी के लिए आने की बात है ना। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब इक्वल हो जी। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर इनको इस समय इतना भी करते ही, वो भी राम मंदिर के बाद इनको एजी देता कि ये जो पर्सनल लॉ है उसको कोडिफाई कर देते प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन पे, तो ये लगता कि नहीं, ये महिलाओं के लिए बेहतरी करना चाहते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक में इन्होंने कहा, अब जो भी इनका मोटिव था, इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनको इस प्रताड़ना से निकालना चाहते हैं, जो उन पे ये असॉल्ट है ट्रिपल तलाक इन वन को, इससे निकालना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के समझ में आया, और कुछ महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, कहते हैं परसेंटेज जो देते हैं लोग, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें दिया वोट। तो आप यहाँ पे तो वो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किस बिना पे वोट होगा? आपने ट्राइबल महिलाओं को भी, ट्राइबल महिलाएं भी सोचेंगी कि भाई हमें तो इससे हटा दिया, हमें तो इसमें रखा नहीं। तो क्या इस बात की नाराजगी देखने को मिल सकती है? उत्तराखंड में भी एक बड़ी आबादी रहती है ट्राइबल समुदाय की, तो क्या वहां पर महिलाओं में नाराजगी तो नहीं मोल ले रही है बीजेपी उनको हटाकर इस बिल से? बिल्कुल ले रही है, लेकिन देखिए कब ले रही है, जब अपोजिशन जो है वो इतना कमजोर है, मैं तो कहूंगी कि आईसीयू में है बिल्कुल, तो वो अपनी बात ले तो जाए महिलाओं के पास। वरना वो तो एक कल्चर, एक उसकी तरह देखेंगी ना। उनको तो यही बताएगा पुरुष प्रधान समाज के लोग, उनके लोग, कि महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए उनको यही सब तो समझाया जाता है। चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, ट्रिपल तलाक में लोग कह रहे थे, किसी जर्नलिस्ट ने सत्येंद्र में कहा कि जब महिलाओं से बात की तो बहुत सी मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के साथ थी। आप सोच सकते हैं
औरत को 3 तलाक देके अबेंडन कर दिया जाए, उसके साथ भी कोई महिला हो। ये सोच ऐसी बना दी जाती है, पेट्रार्की तैयार करती है महिला को भी। बिल्कुल। महिलाएं भी पेट्रार्कल बनाई जाती है, हम्म। वो ऐसी होती है, उनको तैयार करती है कि वो पेट्रार्की को आगे लेके चले, वो उसकी वाहक बने। तो वहां पर अपोजिशन को जो काम करना है, जो उनकी महिला विंग्स को काम करना है, वो कर रहे हैं क्या? जी। मुझे तो कहीं करता दिख नहीं रहा है। देखिए, हम्म। काम जो है वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, अपोजिशन कोई काम नहीं कर रही है। इंडिया बनाया उन्होंने अलायंस, ऐसा लग रहा था कि बहुत मजबूत बना दिया, एक एक करके सब अलग हो गए। ममता बनर्जी अलग लड़ेगी, है, आरएलडी का अपना सुर आ गया, तो आप नीतीश कुमार ने अपनी राह पकड़ ली। तो ये इसमें कौन है भाई, गठबंधन में है कौन तो लड़ेगा, हेड ऑन लेगा? इन सभी प्रयासों के बाद भी बीजेपी को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन को भी एक एक करके बिखेरने की कोशिश में दिखती है। बीजेपी के साथ आरएलडी के चौधरी जयंत सिंह चले गए हैं और एक के बाद एक लगभग कुल 5 भारत रत्न जो अवार्ड है उसकी घोषणा हो चुकी है। और बीजेपी किस स्थिति में दिखती है? ये सारे जो एक्शन है, क्या बीजेपी जो है असुरक्षित महसूस कर रही है बहुमत को लेकर, या फिर टारगेट क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दे रखा है उसकी कवायद है ये, और एक भी जो है डॉट जो है छूट ना जाए इसलिए पूरी कोशिश लग रही है। बहुत सक्रियता जो है बढ़ गई है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी कहाँ से होगी ना? आप बताइए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन कितने टुकड़ों में जा रहा है, तो उसको जो सेकुलर वोट्स हैं वो सब डिवाइड होंगे। जो वोट्स हैं, इन्हीं के वोट तो डिवाइड होंगे, सो वोट जो भी हो। और बीजेपी के तो अपना वोट बैंक है, वो इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है। मायावती जी को मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो भी वोट काटेंगी, क्योंकि वो जाटो वोट इंटैक्ट है उनका जी, वो उनको जाएगा। तो इस तरह से जो वोट इंटैक्ट जिसके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तब भी उसके बावजूद भाजपा काम कर रही है, ऑपोजिशन कुछ सीख नहीं रहा है। ये बहुत ही बहुत मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि आखिर अभी तक क्यों नहीं ठीक से ये सब काम कर रहे हैं। अभी भी जुड़ जाए, जहां जो जीत रहा है उसकी हेल्प करें, और अगर नहीं भी गठबंधन है चलिए, तो भी ये काम तो करें कुछ अपना, जो लोग बचे हैं। सिर्फ इसमें कांग्रेस ही है जो काम कर रही है, राहुल गांधी हैं जो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हेड ऑन लें। और मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूव करेंगे ये सभी। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूव करेंगे। तो इस डिपेंड करता है, जो भी काम करेगा जनता के बीच जाएगा, जनता के साथ समय गुजारेगा, उनसे संवाद करेगा, तो जाहिर है कि जनता उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता को समझ में चीजें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जा कौन कौन रहा है ये देखने की बात है नेहा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ ट्विटर तक लोग सीमित हैं। मेन चीज ये है जी। मैं तो नहीं देखती हूँ कि ग्राउंड पे कोई मुझे बताया कि हाँ, लोग बताते हैं कि भाजपा के लोग आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन और किसी पार्टी के नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखद भी है। देखिए, बिल्कुल। और विपक्ष की ये जो कहेंगे कि बीजेपी के सामने जिस तरह से कार्यशैली है, ये पूरे के पूरे भारतीय लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जो है एक उदासीनता वोटर्स की भी जो है ज़रूर इससे बढ़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे। ताहिरा मैम, आप सीमित समय के लिए जुड़ी थी, तो अगर आपका बहुत बहुत आभार और जुड़ने के लिए। एक चीज मैं नेहा और कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र, हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में, तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो स्ट्रेंथन होता है जब अपोजिशन मजबूत है ना। अपोजिशन तमाम जनता के हित की बातें उठाती है, जो भी पार्टी अपोजिशन में रहे। तो मुझे लगता है जब अपोजिशन बिल्कुल कुछ वही नहीं है, उसका कोई वही नहीं रहेगा, वो टूटना शुरू हो जा रही है पूरी तरीके से, तो ये दुखद है जी। इसमें क्योंकि आपने अपोजिशन की भूमिका की बात कही है, तो मैं अखिलेश यादव की भूमिका को भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आरएलडी के साथ जिस तरह के गठबंधन की बात की, उस पर अखिलेश यादव पर आरोप लगे, आरएलडी के नेताओं ने आरोप लगाए, और उसके बाद बीजेपी के साथ चले। ये इस बात में कितना ये लॉजिकल दिखता है कि पीएम मोदी ने वो सब कुछ कर दिया जो पिछले सरकारों ने नहीं किया, और इसी वजह से चौधरी जयंत सिंह जो है बीजेपी के साथ टाई अप के लिए राजी हो गए। इस बात को कितना माना जाए? जैसे नीतीश ने कहा था कि उधर बहुत स्लो था इसलिए हम इधर चले गए।
देखिए, सब अपॉर्चुनिटी देख के जब सबको लग रहा है कि इन लोगों को दे आर अपॉर्चुनिस्ट, इसमें कहने में कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव भी उस तरह से नहीं कर पाए कि जोड़ के रख पाते। देखिए, लोगों को लेके चलना, जोड़ के रखना। कांग्रेस से पहले उनकी तमाम डिफरेंसेस हुए जी। हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या आप क्लियर कीजिए, क्या मायावती के साथ जा रहे हैं? अब ये कोई बात हुई? भाई, आप मायावती को भी लीजिए, सबको लीजिए। अगर आप सच में एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं, कोई मुद्दा आपके दिमाग में, उस मुद्दे को लेके आप जनता के चल रहे हैं, आप हेड ऑन लेना चाह रहे हैं भाजपा को, जी। तो आप कहेंगे कि हाँ, मायावती भी आ जाए। तो ये तो अखिलेश यादव की बहुत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और ये इनका बहुत बहुत बड़ा फेलियर है कि जयंत चले गए। ये भी मेरे लिए बहुत दुखद रहा। जी। ये किस तरह से अपोजिशन कर रही है कि क्या अपने को उस क्या टाइम क्या तक यहाँ पर intact रख नहीं पा रही है? इस सियासी हालात पर क्या ये कहा जा सकता है कि एक एक करके तमाम क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं और विपक्ष के बिखराव के लिए ये सियासी दल ही कसूरवार ठहराए जाएंगे? हाँ, देखिए, बहुत हद तक मैं ये नहीं कहूंगी, रीजनल पार्टीज की अपनी भी एक पहुंच है और समझ है, लेकिन धोखा दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये तो क्लियर है कि रीजनल जो पार्टीज हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इनका रोल अच्छा नहीं है। या अपोजिशन के अपने रोल को फुलफिल नहीं कर पाए। नीतीश कुमार जी हो या यहाँ पर अखिलेश यादव हो, दोनों फेल रहे। और मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस, बेहतर है कि अभी सब चक्रों में न पड़ के अकेले ही मेहनत करे और जो भी उनके पास शक्ति है उसको जमीन पे उतार दे, काम करे। इस बार नहीं करेगी, अगली बार बेहतर करेगी, अपने काम को करती रहे और आगे बढ़े। क्योंकि ये क्षेत्रीय दल के बैसाखियों के सहारे जो है वो आगे नहीं जा पाएगी। इसका कोई ठिकाना नहीं, कब ये किसके साथ चले जाएं, क्या कहें और कब अलग हो जाएं, और क्या है मोटिव। मतलब मैं फिर इस पे सवाल करती हूँ कि अखिलेश यादव का क्या मोटिव है कि वो इस तरह से सवाल पूछते रहे कि मायावती तो नहीं आ रही, आप क्लियर कीजिए। ये तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं था। मायावती अगर आ रही है तो वो वोट भी आपको मिल जाएंगे ना, तो आपके पास आएंगे। तो आप कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, आप जोड़ेंगे। भाजपा देखिए सबको जोड़ रही है, राजभर को वापस ले आई। तो आप जोड़ने का काम करिए ना, आप तो जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप तो जो आ रहा है उसी में सवाल खड़ा कर देते हैं। आपका जैन से भी डिफरेंस है, शुरू में भी चले कुछ डिफरेंसेस, कांग्रेस चले, तो आप सबसे डिफरेंसेस रखेंगे और आप कहेंगे हम सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, तुमने एमपी में नहीं दिया, देखना अब उत्तर प्रदेश में हम भी नहीं देंगे। व्हाट इज दिस? आप अपने लिए सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, तो अपने सर्वाइवल में भी आपका नहीं हो पाएगा जी। अगर आप कोई मोटिव लेके नहीं चल रहे हैं, आपके दिमाग में ये नहीं है कि आपको जनता के लिए कोई मुद्दों को लेके चलना है, तो आप कैसे इसको लेके चलेंगे? तो आज स्ट्रेट टॉक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अब यूसीसी आ गया है तो बीजेपी को कितनी मजबूती मिली है और पूरे देश में इस विधेयक के जरिए बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश करे। और इस वक्त हमारे साथ नीलम चौधरी भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आइए स्वागत भी करते हैं और उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नीलम मैम, अब तक ताहिरा हसन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी जो कि लखनऊ से हैं, और उन्होंने बताया कि जो कोशिश बीजेपी ने इस बिल के जरिए की है वो सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक कोशिश दिखती है, बल्कि धरातल पर जो रिफॉर्म इस बिल से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब बात महिला अधिकारों की आती है और ख़ास करके सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को क्यों देखा जा रहा है, जनजातीय महिलाओं को क्यों इससे अलग रखा गया है, या फिर जो पुरुष प्रधान समाज है जिसको हो सकता है इस बिल पर आपत्ति हो जाए, चाहे वो हिंदू समुदाय का ही क्यों ना हो। नीलम मैम, आप उत्तराखंड में यूसीसी के विधेयक को किस तरह से देखती हैं, और हल्द्वानी में जो एक वायलेंस हो गई है उसके बाद 4 लोगों की भी मृत्यु हो गई है, क्या इसके केंद्र में ये यूसीसी बिल भी हो सकता है? नेहा, देखिए, अगर हम यूसीसी का एक पहलू देखें तो सबके लिए यूनिवर्सल लॉ, जो स्पेशली ये पर्सनल लॉज के बारे में है, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जितने भी जो हमारे रिलीजियस लोग जो है उन सब के लिए एक ही तरह का कानून लाना। इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं और बच्चे हैं उन पर एक ही तरह का कानून लागू होगा, समान कानून। तो हाँ, समान कानून होगा। वो एक पहल है।
ये पहल उस समय तो आप इसको एक अच्छी पहल मान सकते हैं अगर आपका सारा आप एक होमोजेनिटी है आपकी कंट्री के अंदर, पर हमारे यहाँ नहीं है। एक तो ये कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के धर्म है, दूसरा उनकी पॉपुलेशन भी अलग अलग है, और तीसरा जो है हमारे यहाँ जो ट्राइबल्स हैं वो एक अलग ही उनके अपने कानून होते हैं, अपने ही मान्यताएं होती हैं, कस्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं और सालों सालों से वो उन्हीं को मानते चले आए हैं। ऐसे में एकदम से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं जिनके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं वो एक ही धागे के एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगे, जिसमें कि हिंदू लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम्स में पुरुषों को आजादी है 4-4 शादियां करने की, उनके यहाँ तलाक बहुत जल्दी हो जाता है, हिंदुओं में बड़ी मुश्किल से होता है, और वो आपको जो है वो एक आप कह सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती हिंदूज में, तो आप पूरी उम्र उनके साथ निभाते हैं। कितने मुश्किल से ही तो वो डिवोर्स का जो कानून वो हिंदू एक्ट में लागू किया गया था। फिर महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट अभी 2005 में ही मिला है। तो ज्यादा जो चीजें, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉज में ये चीजें पहले से शामिल थी, महिलाओं का अधिकार अधिक है, उनको ज्यादात में भी था, जबकि हिंदुओं के मैरिज इसमें पर्सनल लॉज में जो धीरे धीरे उनमें बदलाव लाए गए। अब सबको एक ही के नीचे ला देने से सभी को कई तरह की दिक्कत होंगी। नेचुरली जब मुस्लिम पर्सनल लॉज वो अपनी शरीयत के हिसाब से देखेंगे और उसके अगेंस्ट उसमें आप अगर उनको मानेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं है। तो ये विरोध के स्वर केवल वहीं से ही नहीं, ये क्रिश्चियन से भी आ सकते हैं, पारसी से भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी जो है अपनी कस्टमरी लॉज को प्रेफरेंस देते हैं अपनी निजी जिंदगी को रेगुलेट करने में। जी, तो उनके लिए इस तरीके से जबरदस्ती उनकी भावनाओं को आहत करना जो है वो थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। शायद ये उत्तराखंड का एक आप कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट भी है, जो देखा जाएगा कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक कोशिश तो उन्होंने की कि ट्राइबल्स को अलग रख दिया पहले से ही, इट मीन कि सबके लिए बराबर नहीं है, तो इसमें विरोध के स्वर तो उठेंगे ही उठेंगे। जी, क्या बीजेपी ने ये बिल इसलिए लाया है क्योंकि 2024 में जो आम चुनाव हो रहे हैं उससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, चाहे वो यूसीसी जैसा जो एक बहुत ही जटिल कानून क्यों ना हो, जिस पर बहुत सारी आशंकाएं बनी हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड में ये बिल लेकर आई है बीजेपी। तो क्या घोषणा पत्र के प्रति अपनी गंभीरता को दर्शाने के लिए बीजेपी का ये कदम भी हो सकता है? जी हाँ नेहा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है कि ये कागजी कार्रवाई है जो अपने घोषणा पत्र में किए गए दावों को कि हमने सभी को अचीव किया है। जैसे 370 को जो हटाया गया है वो कागजी है। वहां आप देखें जम्मू कश्मीर लद्दाख में क्या परिवर्तन हुआ। लद्दाख में अभी आप 2 दिन से देखिए करीबन 40-50 हजार लोग सड़कों पर हैं, और कश्मीर में तो खैर इस तरह की आप कर ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी मिलिट्री और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली सेंटर के हाथ में है, तो अभी तक तो वो स्टेट से यूटी पे आ गए, तो 370 भी कागजों पर ही है, कोई बदलाव तो नहीं हुआ। इसी तरह से यूसीसी भी कागजों पर है। तो जितने भी कानून बनाए गए, आप देखिए पहले एक वो सीएए भी लाए थे, लेकिन आज तक उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने, और अभी इसी तरह से जो 3 जो आईपीसी, सीआरपीसी और में जो आईपीसी में जो बदलाव किए गए हैं, एविडेंस एक्ट में भी कहा जा रहा था कि वो 22 जनवरी से वो लागू हो जाएंगे, लेकिन वो लागू नहीं कर सकते उनको, तो वो भी उनके अभी एज पर पेजेस पर ही हैं, कागज पर ही हैं। तो जो कागजी दावे हैं, जैसे डेटा अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करके आप उसको शो कर देते हैं, जो आपके पक्ष में जाता है आप उसको दिखा देते हैं। तो जो उनकी घोषणाएं हैं उन सबको ये दिखाने के लिए कि हमने की तरफ आप कह सकते हैं कि एक और कदम बढ़ाया गया है उत्तराखंड के थ्रू, कि एटलीस्ट हमने शुरुआत कर दी है, तो ये आप बीजेपी उससे एक बेनिफिट लेना चाहती है। जी नेहा, क्या ये बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट भी दिखती है कि बीजेपी एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लेती जा रही है? हमने अभी देखा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद ही किस तरह से बिहार में हुआ, और उसके बाद ही किस तरह से झारखंड में हुआ, उसके बाद ही किस तरह से उत्तराखंड में हुआ, और अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश में हो गया। तो माइक्रो मैनेजमेंट की जो कार्यशैली है बीजेपी पार्टी की, ये दर्शाती है कि वो लोकसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से, बल्कि 24/7 की मुस्तैदी से, तत्परता से वो लेकर चल रही है। लेकिन विपक्ष इस मुकाबले कहीं ना कहीं बिखरता तो जा ही रहा है और अपनी सक्रियता को भी जो है मेंटेन मैनेज नहीं कर पा रहा।
हाँ नेहा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर वोट बैंक पर कितनी पैनी नजर रखते हैं कि कहाँ कहाँ से उन्हें वोट मिल सकते हैं, कौन कौन सा वोट बैंक खिसक रहा है, उसको किस तरह से अपनी तरफ लाना है। तो आप इसमें जो आपने कहा उसके साथ अगर हम जो आज ही अनाउंस में भारत रत्न उनको भी ऐड कर सकते हैं। जो स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह जी है, इनको जो अवार्ड दिया गया बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन उसकी तरफ आप देखिए उन्होंने जयंत चौधरी को साध लिया, वो भी गदगद हुए हैं कि मेरा दिल जीत लिया और वो भी बस कोई कसर नहीं रह गई है, वो एनडीए ज्वाइन कर लेंगे। कपूरी ठाकुर के को भारत रत्न के थ्रू उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ ऐड कर लिया। स्वामीनाथन को देखिए अभी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और जो पीछे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए थे, शायद वो अपने दाग धो देना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि वो 700 किसान क्या मेरे लिए मरे हैं। तो ये जो प्रतीकात्मक जो आप सिंबॉलिक अचीवमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं या भाजपा दिखाना चाहती हैं, वो केवल और केवल सिंबॉलिक है, वो जमीन पर धरातल पर नहीं उतारी गई है। वो किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं जिससे कि जो हमारे जो देश में एकता या यूनिटी हमें नजर आए। तो यूसीसी जो पर्सनल लॉ है वो हमारे में डाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से एक यूनिटी आती है, वो एक खूबसूरती है। तो यूसीसी का भी जो उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिकली उत्तराखंड में आपने लागू करके दे, उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है लेकिन वहां भी विरोध तो होगा। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट, डेफिनेटली 2024 इलेक्शन ईयर है, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए हर एक राज्य के में क्या क्या कर सकते हैं, हर एक सेगमेंट में हर एक वोट बैंक को किस तरह से साध सकते हैं। तो इसीलिए आप देखें बिहार से कपूरी ठाकुर को लिया और अभी इन्होंने जो उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह को लेके किसानों और जाटों को साधने की कोशिश जो एक दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, एक दिन पहले हमें ये बात चर्चा हो रही थी कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह को लेकर बीजेपी की राजनीति दिखती है और अब उनको भारत रत्न का सम्मान दे दिया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया और आपका बहुत बहुत आभार भी कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लगातार हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी भेजते रहिए। आपके ईमेल्स का हमें हर रोज़ इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है फिर से। धन्यवाद।